नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप जानते हैं कि राजनीति में फोन की घंटी बजना, एक दूसरे से संपर्क में आना और राजनीतिक चालें चलना कभी खत्म नहीं होता। आप ये सोच रहे होंगे आपने इतना लंबा जो कहावत कही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला राज्य है, इसको लेकर के भले ही 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी हैं और अखिलेश यादव ने भी शायद 30 के आसपास सीटें अपनी घोषित कर दी हैं। बाकी दलों ने अपनी सीटों के प्रत्याशियों की सूची अपने अपने टेबल पर रख रखी है। आज 2 सीटों का ऐलान राष्ट्रीय लोकदल के एक छोटे नेता ने भी कर दिया। वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बिजनौर और बागपत। अब सवाल उठता है कि जनता या पॉलिटिकल पंडित या विश्लेषक बस यही कहते रहेंगे कि नहीं, जो कुछ होना था हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो भाई मेरे, ये गलतफहमियां हैं आपकी। जब तक चुनाव के दौरान पर्चा दाखिल नहीं हो जाता और सिंबल अलॉट नहीं हो जाता, तब तक राजनीति में फोन की घंटी बजती रहती है, बातें चलती रहती हैं। आपको मालूम है, बहुत सारे किस्से हमने अपने इस पत्रकारिता के दौर में देखे हैं। बदलते दौर में न जाने क्या क्या हो जाता है। चुनाव में टिकट किसी को दिया जाता है, सिंबल किसी को दिया जाता है और उसके बाद चुनाव कोई और लड़ता है, वो रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद समर्थन किसी और को कर दिया जाता है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय गुणाभाग की राजनीति है, वो भले ही वो ये समझ रही हो कि हमने 51 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता हवा के रुख को देखते हुए अपने अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, दत्त जनपथ जो सोनिया गांधी का निवास है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल और ऑपरेशन हाथ चलने वाला है, जिसकी शायद पॉलिटिकल पंडितों को भी, राजनीतिक विश्लेषकों को भी, बड़े बड़े धुरंधर पत्रकारों को भी और गोदी मीडिया को भी भनक तक नहीं है। जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसके आधार पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी बहुत कुछ बढ़ चढ़कर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको तो छोड़िए आप, लेकिन कांग्रेस की चेयरपर्सन और राज्यसभा की राजस्थान से राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी की बात और उनकी बातचीत का जो सिलसिला बसपा नेता कुमारी मायावती से चल रहा है, वो यदि पलटा मार गया तो फिर बहुत कुछ बदलने वाला है। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 सीटें हैं और जिसको उत्तर प्रदेश चाहता है वही प्रधानमंत्री बनता है। ये आज तक का इतिहास है। आप कहीं भी आंख उठा करके देख लीजिए, जब उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार
मुट्ठी भर दिनों के लिए चली है और बाकी फिर ध्वस्त हो गई है। लेकिन जब जब उत्तर प्रदेश से चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, उसने अपने पूरे 5 वर्ष पूरे किए हैं। इतिहास उठाकर देखो, सब चीज पता चल जाएगी। अब सवाल उठता है कि हमने सोनिया गांधी और मायावती का राग एक बार फिर क्यों छेड़ा है। हमने मायावती का राग इसलिए छेड़ा है कि मायावती फिलहाल तो अपने परिवार को बचाने के लिए चुप हैं और गाहे बगाहे कभी कभार अपना बयान दे देती हैं, और उस बयान में वो सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़ने की बात कर देती हैं। उनका एकमात्र एक विधायक है, वो ठाकुर जाति से हैं, तो उसने अभी पिछले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को भी वोट दे दिया। तो ऐसी छुटपुट घटनाएं तो घटती रहती हैं। जब बड़ी घटना होती है तो उससे पहले कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन जब बड़ा धमाका होगा सब लोग देखते रह जाएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। मैं आपको बता दूं, मायावती आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही हैं, और मायावती एकमात्र ऐसी अपनी पार्टी की मुखिया हैं कि वो शायद किसी की नहीं सुनती, लेकिन उनकी मित्रता सोनिया गांधी से है। यदि सोनिया गांधी से ने कुछ कहा तो वो जरूर सुनेंगी और उस पर अमल भी करेंगी। तो अभी जो उत्तर प्रदेश का सीट शेयरिंग हुआ है, जो सीटें 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ी हैं, वो अभी सीटों में कौन कहां से लड़ेगा इस बात का भी अभी कोई अता पता नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की वो सीटें जारी कर दी हैं जो वास्तव में उन्हें लड़ाई लड़नी है। उनमें उनके कुछ परिवार के लोग हैं जिनको सीट पर लड़ने का कैंडिडेट घोषित किया गया है, और उनके कुछ दूसरे विश्वस्त या विश्वास पात्र लोग हैं, उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होगी और तब सीट शेयरिंग आगे फिर बढ़ेगी एक बार, और इसके लिए अखिलेश यादव को साथ आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं, समझते हैं। वो एक राजनीतिक दल चला रहे हैं और एक बार का अनुभव नहीं, उन्हें पार्टी में एक बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार 2 बार से वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। वो भी जानते हैं। अखिलेश यादव आजकल बिल्कुल साध कर बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से सादगी के साथ बात कर रहे हैं। पटना की महारैली में भी उन्होंने ये बात किसी खास नेता के ऊपर कोई तंज नहीं कसा, सिर्फ बीजेपी भगाओ का नारा दिया था, और उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने, बिहार की 40 सीटें जीतने और 12 या 10 सीटें शायद झारखंड की उनके लिए ऐलान किया था। तो ये बात बिल्कुल सधा हुआ बयान था उनका, और मुझे लगता है कि शायद वो भी 10 जनपद की और मायावती के बीच की जो फोन की घंटी बजती रहती है उससे वाकिफ हैं अच्छी तरह से। इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई सीट शेयरिंग का मामला कांग्रेस के अलावा नहीं बढ़ाया है। यदि कोई बात बनेगी तो निश्चित तौर पर मायावती अखिलेश यादव के साथ आएंगी, हाथ मिलाएंगे। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं हुआ करता, ये आप सोच लीजिए। ये वही मायावती हैं कि उन्होंने पिछला इलेक्शन जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन परिस्थितियों ने, विषम परिस्थितियों के चलते, कुछ कारण, व्यक्तिगत कारण होते हैं, उसकी वजह से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। और देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं, पिछले इलेक्शन से भी पिछला इलेक्शन देखिए, कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में लाया गया, उनके पिता मुलायम सिंह खुद लेकर के आए और बड़ी सभा हुई, और एटा से उनके पुत्र को लोकसभा पहुंचाया गया।
तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी वाली बात नहीं है। ना तो अखिलेश यादव ने मायावती की भैंस खोली है, ना ही मायावती ने अखिलेश यादव की गैया चुराई है। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सिर्फ बातों की राजनीति होती है। कोई किसी पर तलवार नहीं भांजता, कोई किसी पर तीर कमान नहीं चलाता। लिहाजा राजनीति में सिद्धांत की राजनीति होती है, और वैसे अब सिद्धांत नाम की तो कोई राजनीति में बात रह ही नहीं गई है। कौन कब कहाँ किससे समझौता कर लेगा, कौन कहाँ किसके लिए पार्टी को धोखा देकर दूसरे को वोट डाल देगा, ये आप जनता से ज़्यादा या मेरे दर्शकों से ज़्यादा कोई कुछ नहीं पहचानता। खूब जानते हैं हमारे दर्शक सब चीज़ें हमें टिप्पणी करके बातें बताते रहते हैं, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि देखिए अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है। चुनाव घोषित होने की तारीख शायद इसी हफ्ते होने की संभावना है। 9, 10, 11, 12 मार्च के बीच में ऐसा सुनने में आया है। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ों में बदलाव आएगा, जिसकी आप लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। अब मैं आपको बता दूं, मायावती को आना ही होगा, अन्यथा मायावती की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है पिछले चुनाव में 10-12% वोट मिला था, जो मायावती 20-22% तक वोट खींच करके लाती थी। और पिछली कई साल पहले उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी साफ सुथरी सरकार दी जिसके चलते तमाम लोग आज भी दिल्ली और आगरा जैसा एक्सप्रेस हाईवे पा चुके हैं। ये उन्हीं की देन है। लिहाजा मायावती ने, मैं समझता हूँ, देश में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विकास किया था जब वो चीफ मिनिस्टर थी। तो इसमें यदि मायावती इस इंडिया गठबंधन में इस वर्ष शामिल नहीं होती हैं 2024 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी और फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं मायावती का वोट यदि 8% के पास आ गया तो फिर मायावती की पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो भविष्य के गर्भ में हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात का मॉडल है, गुजरात की जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और ऑपरेशन 10 जनपद पंजाब अपना कमाल जरूर दिखाएगा। इधर मैं समझता हूँ अतिशीघ्र ही राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इस समय मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र पहुँचने के बाद सीधे सीधे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होगी और फिर सब लोग मिल बैठकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन में वो जूस डालेंगे कि इंडिया गठबंधन सबसे ताकतवर बन के उभरेगा। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें अपने खाते में 2024 के चुनाव के लिए दर्ज की हैं कि हम 74 सीटें लड़ेंगे। अब उनमें से वो कितनी जीतते हैं, क्या होता है, ये तो अभी गर्त में फंसा हुआ मामला है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फंसी हुई हैं पूरी तरह से। अखिलेश, राहुल गांधी और मायावती और छोटे मोटे दल यदि इकट्ठे हो गए और सबका एक महाकुंभ बन करके रैलियां होंगी और सब जनता को लगने लगेगा कि हाँ ये गठबंधन मोदी से मुकाबला कर सकता है, तो निश्चित तौर पर फिर बीजेपी को, जहां वो 80 की 80 जीतने की बात कर रही है, दहाई छूना भी मुश्किल पड़ सकता है। ये मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ, भले ही चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जो अंडर करंट है, अंडर करंट आप समझते होंगे, अंडर करंट का मतलब होता है जमीन पर व्यापारी, किसान, मजदूर इतना परेशान है जिसका कोई मेरे पास पैमाना नहीं है उस परेशानी का। किसान ओलों से बहुत परेशान है, ओले पड़ गए हैं, सारा गेहूं बिछ गया है जगह जगह।
उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है कि जितना बेरोजगार इतना सड़क पर घूम रहा है कि वो कोई भी अपराध करने से नहीं चूक रहा है, किसी के साथ कुछ भी छल कपट और ये वो सब चीज़ें कर रहा है। ये सब क्या है? क्योंकि सारी चीज़ें मोदी सरकार ने 10 वर्षों के भीतर देश के कुछ अरबपतियों खरबपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में दे दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ गरीबों के पास 5 किलो अनाज का थैला और टेलीफोन के लिए मोबाइल का कटोरा हाथ में लेकर घूमना पड़ रहा है। आप देखिए, किसी भी जगह खड़े हो जाइए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क आया है। क्वांटिटी कम कर दी गई है, कीमत वही है। आप बिस्कुट का पैकेट उठा के देख लीजिए, गन्ना तो जितना बड़ा पैदा होता था खेत में उतना ही बड़ा है और उसकी कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन फैक्ट्री में जो बिस्कुट बनता है उसमें 10 की जगह 5 बिस्कुट निकल रहे हैं। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश किया है। तो आप देखिए होना क्या है। और मैं समझता हूँ अगला चुनाव इसी बात पर होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि ईवीएम हट गई देश से तो निश्चित तौर पर मोदी को जाना होगा। दूसरी बात, ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात, अब मैं महाराष्ट्र की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। महाराष्ट्र और बिहार, भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने कैंडिडेट, पहली लिस्ट में 1-2 कैंडिडेट भी नहीं उतार पाई है, क्योंकि वहाँ बड़ा घमासान चल रहा है, हर आदमी वहाँ चुनाव लड़ना चाहता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में छुटवहियों को मिलाकर सरकार तो बना ली, लेकिन वो छुटवहिये अब 10-10, 20-20 सीटें चाह रहे हैं बीजेपी से। और इसी के चलते एक अंडर करंट बीजेपी की जो स्थिति है वो ये है कि जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गडकरी साहब हैं, नितिन गडकरी, उनकी सीट का अभी तक ऐलान नहीं किया है। लगता है कि उनकी टिकट काटने का भीतर पूरा इंतजाम कर लिया गया है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि टिकट कटेगा या नहीं कटेगा। मुझे लगता है उनको भी महारानी राजस्थान की जो विजय राजे सिंधिया की लड़की वसुंधरा राजे घर में बैठा दी गई हैं, इसी तरह से उनको भी बैठाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन वहाँ जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, बीजेपी के अंडर करंट से जो खबरें आ रही हैं, आरएसएस के भीतर से जो बातें आ रही हैं, वो यह है कि गडकरी का टिकट काटने का मतलब पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाना। अब लोग सोच रहे हैं कि उनकी टिकट पहले राउंड में क्यों नहीं देगी। यदि उनको टिकट देनी थी तो उनको पहले राउंड में उनका नाम अनाउंस किया जाना चाहिए था। गडकरी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। एक वीडियो हम देख रहे थे जो वायरल हो रहा है, एक माला में राजनाथ सिंह आ जाते हैं, फिर उनसे आंख दिखाकर कहा जाता है हटिए माला से, तो हट जाते हैं, फिर माला लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह वो माला लेके खड़े हुए हैं, वहीं पर गडकरी साहब राजनाथ सिंह के बगल में खड़े हुए हैं। वो माला वाला से उनका कोई प्रेम नहीं है और वो माला को छूते भी नहीं, बल्कि वो देखते भी नहीं उस माला को, जिसमें मोदी के चारों तरफ जो लॉबी खड़ी हुई है वो उस माला से कोई ताल्लुक नहीं रखते। तो कहने का अर्थ है कि अंदर खाने भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें, सिर्फ उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और मेरे चैनल पर खुल करके लिखिए जो आपको लिखना है, मुझे सारी चीज़ें आपकी मंजूर होंगी। और इसको शेयर भी करिए अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए, और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।